नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों क्या करने जा रहे हैं, आरआरबी जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके हम प्रीवियस ईयर यानी मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है। ये सारे के सारे सवाल क्या हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैं यही कराने जा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, जो एनटीपीसी का फॉर्म जिन्होंने भरा है रेलवे का। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, 10,000 की एक राशि निश्चित ब्याज की दर से वार्षिक संयोजित होने पर 2 वर्षों में 11,664 रुपये हो जाती है। उस राशि पर उसी दर से 5/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मिली हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या मिला है हमें, सबसे पहले मिला है क्या, प्रिंसिपल मिला है। कितना प्रिंसिपल मिला है, 10,000 रुपये। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल 2 वर्षों बाद कितना हो जाता है, यानी समय कितना मिला है, टाइम मिला है 2 साल, मतलब 2 ईयर्स। और कितना हो जाता है, जब भी ऐसा बोला हो कि इतनी अमाउंट इतनी हो जाती है, इसका मतलब वहाँ क्या मिला है, वहाँ पे मिला है अमाउंट। प्रिंसिपल में ही कुछ ऐड होके मिला होगा ना, मतलब इंटरेस्ट ऐड होके मिला होगा। अगर इंटरेस्ट ऐड होके मिला होगा तो क्या मिला होगा, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, या अमाउंट बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी होगा, या यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को प्लस करके अमाउंट बनता है। या तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस किया जाता है, या तो प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कर दिया जाता है, तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ अमाउंट की वैल्यू कितनी है, अमाउंट की वैल्यू मिल रखी है कितनी, 11,664 रुपये। 11,664 रुपये क्या मिला है, अमाउंट मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इस सवाल में बोला क्या था कि संयोजित दर से, इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। आपने सिंपली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल तो है मेरे पास, टाइम भी है मेरे पास, और अमाउंट भी मेरे पास है। पर एक चीज़ मेरे पास नहीं है, वो क्या है, वो है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ नहीं मिला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा सबसे पहले, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये फॉर्मूला रिलेट करता है अमाउंट से। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्योंकि यहीं से हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे अमाउंट मिला था तो मैं अमाउंट वाला यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमाउंट हमें कितना मिला है, वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। अमाउंट मिला है कितना, अमाउंट देखिए 11,664 रुपये, 11,664। प्रिंसिपल कितना मिला है, 10,000, यहाँ लिख देते हैं 10,000 रुपये। 1 प्लस रेट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, रेट मिला नहीं है तो मैं से, और समय मुझे मिला है 2 साल। सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्या कर सकता हूँ मैं, ये 10,000 को इसके नीचे ला के लिख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 11664 अपॉन 1 2 3 4। बाकी हमारे पास वहाँ क्या बच गया, 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो बचा है, रकम बचा है 11,664 बटा 10,000। फिर उधर क्या बचा है, 1 प्लस r/100 टाइम का 2। अब मुझे ऐसी रकम वहाँ देखनी है कि दोनों क्या हो, यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ स्क्वायर करके यहाँ पे क्या बने, मेरी ये रकमें बन जाए। तो मुझे यहाँ पता नहीं ना, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो है इसके ऊपर पावर जो इसको मैच करेगी, है ना। तो इसको मैच करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्क्वायर बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ 2 है तो मैं यहाँ पे 2 से ही कोशिश करूँगा बनाने की। अगर मैं 10,000 की बात करूँ तो ये तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, 100 को मैं 100 से गुना मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाता है, मेरा 10,000 बन जाता है। मुझे ये ऊपर वाली रकम का पता करना है कि कौन सी रकम होगी जिससे 664 आएगा। ठीक है, तो आप अंदाजे भी थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं, 102, 103, 104, 108 ट्राई करके देखते हैं। 108, 664, जी बिल्कुल ये बनेगा। कितना, 11,664 बन जाएगा अगर मैं 108 से करूँ। यदि आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो आप कटिंग करके भी ले सकते हैं। अगर हम कटिंग करेंगे तो नीचे और जाते जाएंगे और आराम से निकालेंगे। क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि 108 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो मैं क्या करता हूँ 108 वहाँ लिख देता हूँ, और 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर के बराबर बराबर 1 प्लस r/100, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा,
मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आर बटा 100, ये वाला एक जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 108 बटे 100 माइनस 1 बटा 1, यहाँ आ जाएगा 100, 108 माइनस 100 विच इज इक्वल टू आर अपॉन 100। ये 100 से ये 100 कट गया और रेट कितना आ गया अपना 8% इज इक्वल्स टू रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। तो क्या हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, नहीं हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें आगे भी उसने बोला है, देखते हैं उसने आगे क्या बोला है फिर देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसने आगे क्या बोला है, क्या हमें रेट तक निकालना है, सिर्फ नहीं, उसने आगे बोला है कि उसी राशि को उसी दर पर 5 से ही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। अभी हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसका हमें क्योंकि रेट मिसिंग था तो हमने रेट निकाल लिया। अब हमें बोल रहा है कि 5.5 से ही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, अगर प्रिंसिपल क्या है 10,000 ही है। तो रेट आ गया है कितना, टाइम मुझे कितना आप दे दिया उन्होंने 5 से ही 2/5, पहले से सॉल्व कर ले, 5 5 25 यानी 27 बटा कितना आ गया 5 आ गया नॉर्मल सॉल्व करने पर। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ मुझे रेट कितना मिला है, अब मुझे रेट पता है कितना है, यहाँ पे 8% रेट हम लोगों ने निकाला है। मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है आपका 10,000, लिख दीजिए। रेट कितना है आपका 8% और समय कितना है आपका, समय है 27/5, ठीक है 27/5। और इसके लिए रेट के लिए 100 नीचे, 2 0 से कट जाएंगे 2 0, ठीक है। जो चीज़ करती है आप काट दीजिए, जो नहीं करती वो रहने दीजिए। ये गया 1 पर, ये गया 2 0 20 पर, ठीक है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16, 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 का 2 4 7 4 11, 12 का 2 1, यहाँ आ गया 3, तो 2 3 4 4 3 2 और जो लास्ट में 0 बचा उसके पास लगा दीजिए, क्या बन जाएगा 4 3 2 0 रुपए विच इज सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 4,320 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए, इसके अंदर 4320 वाला ऑप्शन आपका सही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपने बस वैसे करते जाना है। जो टर्म मिसिंग है उसको पहले फाइंड कीजिए। क्या बोला था उसने कि इंटरेस्ट हमें दिया ही नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो हमने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला कहाँ से, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और समय का स्क्वायर, समय का ऊपर पावर लग जाता है, ठीक है। रेट हमने निकाला, रेट निकालने के बाद क्या किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट का निकाला। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में थे, वहाँ से रेट निकाला, फिर आए सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट से हमने क्या निकाल लिया, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या बोला है, यदि 11 अंकों की संख्या 5y 5 8 8 8 4 0 6 x और 6 संख्या 72 से विभाजित है, तो x के लिए न्यूनतम मान 9x - 2y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इन्होंने 11 अंक की संख्या दी है और उसको बोला है कि ये 72 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है क्या, 5y 5 8 8 8 4 0 4 0 6 x और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें क्या करना है, हमें न्यूनतम मान निकालना है। किसके लिए, x और y के लिए न्यूनतम मान। और ये डिविजिबल किससे है, डिविजिबल बाय 72। ये पूरी संख्या 72 से विभाजित है। तो 72 किसका किसका फैक्टर होता है, 72 होता है 8 और 9 का। इसका मतलब क्या है, ये 8 से भी विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी। तो आपको विभाजित वाले टर्म पता होंगे कि जब भी 8 से विभाजित हो तो क्या होता है, 9 से विभाजित हो तो क्या होता है। मैं कुछ बता देता हूँ। यदि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होती है तो उसके लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो भी 8 से विभाजित होंगे, वो भी 8 से विभाजित होंगे, ठीक है, विभाजित होंगे, ठीक है। और 9 के लिए क्या कंडीशन होती है, 9 के लिए कंडीशन होता है द डिजिट सम हमेशा क्या होगा, 9 होगा। मतलब अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो डिजिट सम जो होगा 9 का डिविजिबल होगा, डिविजिबल,
ठीक है, मतलब वो नॉस के टेबल पे कटेगा ही कटेगा जब हम सबको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बेसिक नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। यहाँ पे अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, 8 के डिवीजन के लिए लास्ट की जो क्या होती है, 3 अक्षर होते हैं, वो क्या होते हैं, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट। 6x6, तो मैं x की कौन सी छोटी से छोटी संख्या लूँ जो क्या हो जाए, इसको विभाजित कर दे। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ 1 से, पहले मैं 0 से ट्राई करता हूँ। 606 कितने पर गया, 56 और 4 0 नहीं, ये 8 पे विभाजित नहीं होगा। फिर 1 पुट करके देखते हैं, 6 1 6 जाता है, देखिए 5 कितने पर गया, 8 7 56, 7 56 और 5 बच गया वहाँ से 5, मतलब x के लिए तो एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कैसे पता लगा मुझे, मैंने 616 को काट कर देखा, किससे, 8 से काट कर देखा। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसे भाग कर दीजिए, 616 और 8 कितना पर गया, 7 पर गया 56, ऊपर से 5, फिर 7 पर गया 56, 77 पे पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो x के लिए तो एक वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे अपने लिए एक वैल्यू को रख लेता हूँ 1। अब मुझे पता है कि क्यों मैंने एक ही लिया, मैं और भी तो ले सकता था, लेकिन उसने बोला है कि न्यूनतम वैल्यू चाहिए, कम से कम। तो मैं 0 पुट किया तो बात नहीं बनी, 1 पुट किया तो हो गया, बात बन गया, तो यहाँ छोड़ देता हूँ, x के लिए एक सेटिस्फाई हो गया। अब क्या बोला है कि पूरी रकम 9 से भी विभाजित है, 8 के लिए तो खत्म हो गया, अब 9 के लिए कैसे, सभी का यूनिट डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम 9 के टेबल में डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 5 5 10 8 18, मतलब ये तो पूरा 9 के टेबल पे कट जाएगा। ठीक है, 18 9 के टेबल पे कट जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। फिलहाल y की वैल्यू को भी मैंने कुछ नहीं माना है। 8 8 16 4 20, 20 6 26 1 27, तो मतलब ये वाली रकम भी सारी क्या हो जाएगी, 9 के टेबल पे कट रही है, खत्म। बची कौन सी रकम, एक बचा है 6 और एक बचा है y। 6 में क्या प्लस करूं कि 9 के टेबल में कट जाए, ऑफ कोर्स मैं 3 भी प्लस करने वाला हूं, क्योंकि छोटी छोटी रकम बोली है, तो y की वैल्यू को मैं क्या लेट कर सकता हूं, y की वैल्यू को 3 ही मान सकता हूं, तो मेरा ये 9 के टेबल पे कट जाएगा। मतलब मेरे पास स्टेटमेंट बनी 5 3 5 8 8 8 4 0 6 1 6, ये रकम बन गई। लेकिन क्या यहाँ तक बात खत्म हो गई, नहीं, आगे भी उन्होंने सॉल्व करने को बोला है। उसने बोला 9x - 2y का मान बताइए, 9x - 2y का मान बताइए। तो भर दीजिए वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 1, तो 9 × 1 माइनस y की वैल्यू कितनी निकाली है, 3, भर दीजिए। 9 - 6 कितना आ जाएगा आपका, 3, इसका उत्तर आ जाएगा सही। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन 3 है वहाँ उसका क्या है, आपका बिल्कुल सही है उत्तर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा ये डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। यदि नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या बोला है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या बोला है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप बना लीजिए, मैं बना लेता हूँ क्या, PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर एंगल P एंगल R का चौगुना है, जो एंगल P है एंगल R का कितना है, चौगुना, तो इसका मतलब जो एंगल P है वो 4 गुना है, तो एंगल R क्या रहा होगा, एंगल R x रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, 4x रहा होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, एंगल S क्याऊ का तिगुना है, एंगल S जो है क्याऊ का तिगुना है, मतलब क्याऊ क्या होगा, x, और S कितना होगा, 3x। ठीक है, तो उसने बोला है कि एंगल क्याऊ तथा एंगल R का मान, मतलब इन दोनों का एंगल R प्लस एंगल क्याऊ कितना है ये बताइए। तो चक्रीय चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता है क्या होता है, आमने सामने वाले कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहीं से हम निकालते हैं आमने सामने वाले कोण क्या है, अगर मैं एंगल R प्लस एंगल P करूँ तो क्या ये 180 डिग्री देगा, बिल्कुल देगा। उसी प्रकार मैं एंगल S और एंगल क्याऊ करूँ, एंगल S प्लस एंगल क्याऊ कितना आएगा, 180 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हमें मेनली x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं इन दोनों के लिए देख रहा हूँ, एंगल R प्लस एंगल P, एंगल R कितना है x, एंगल P कितना है 4x, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो आ जाएगा 5x = 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/5, 3 पर गया 15, 3 0 6 36 डिग्री, मतलब इस वाले x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 36 डिग्री के। ठीक है, तो इस वाले r की तो वैल्यू आ गई 36 डिग्री, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये r की वैल्यू किसके बराबर होगी, 36 डिग्री, क्योंकि ये x के बराबर है। चलिए इसी प्रकार हम इस वाले x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, 3x, कौन करने निकाला हूँ, s और क्याऊ के लिए, 3x + x = किसके बराबर, 180 डिग्री। ठीक है,
3x प्लस एक्स कितना आ गया 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले मैं निकालना था इन दोनों के लिए, अब इन दोनों के लिए निकाल रहा हूँ। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 180/4। कटिंग कर दीजिए, कितने पर गया 4 पर गया 16, 2 0 5 कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45। किसकी एंगल क्यू की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। उसने बोला एंगल क्यू प्लस एंगल आर बताइए, तो एंगल आर कितना है 36 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 45 डिग्री। दोनों को प्लस कर दीजिए, 36 और 45 कितना आ गया 81 डिग्री इज द राइट आंसर। इसका उत्तर क्या होगा 81 डिग्री, जो कि इसका सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्या है ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आगे बोला है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 17 का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मुझे y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करूँ, स्टेटमेंट है 5x प्लस 7y विच इज इक्वल्स टू 19 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 17। मुझे y का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑप्शन मेथड यूज़ करता हूँ, जो कि आपने 10वीं में पढ़ रखा होगा। क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे y का मान निकालना है तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा यहाँ से। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। मैं y को क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, जिससे क्या होगा y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। आगे 25x प्लस 35y विच इज इक्वल्स टू 19 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 95, 7 इंटू 7x इज 49x प्लस 7 इंटू 5 इज 35y विच इज इक्वल्स टू 17 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 4 विच इज इक्वल्स टू 119। ठीक है, 119। ठीक है, निशान चेंज कर दिए। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 35 से 35 आपका कट गया। ठीक है, 35 से 35 आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बच गया 24x माइनस का, यहाँ कितना बच गया 24 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस काट दीजिए। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 24 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल्स टू 1। ओह सॉरी, यहाँ पर y का मान ज्ञात करने को बोला था, मैंने x का निकाल दिया। चलो आप कोई बात नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, x का वैल्यू कितना आया है 1, यहाँ पुट कर लेते हैं। मुझे y का निकालना था लेकिन मैंने गलती से x का निकाल दिया। तो आप क्या कीजिए, x का मान किसी में ही पुट कर दीजिए। मतलब 5 गुना 1 प्लस 7y किसके बराबर है 19 के। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया 5 प्लस 7y इक्वल्स टू 19, 7y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा 14, 7y y इज इक्वल्स टू 14/7 किसके बराबर आ गया 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। आप वहीं से डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दिया गलती से, आप x को एलिमिनेट कीजिएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई यहाँ 5 से कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर आपका तो यहीं पे निकल आएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका स्टेप यहाँ खराब हो जाता है, जैसे मैंने गलती से x का निकाल दिया पहले, तो आप x की वैल्यू किसी में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, आई होप आप लोगों को तो ये पता होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बोला है कि 2 अंकों की संख्या का योग 11 है, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 27 कम हो जाते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए आप ऑप्शंस को ही उठाइए। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ ऑप्शंस 45 जो भी ऑप्शन दिख रहा है मैं उसमें से उठाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे 47 ऑप्शन दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, उसने बोला 2 अंकों का योग कितना है 11, क्योंकि सबका ही ऑप्शन कितना दे रखा है योग। मतलब क्या है कि अगर a और b को दोनों को प्लस कर लें, मान लेते हैं एक रकम है 21, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, मान लेते हैं 6 और 5 है, इन दोनों को प्लस करने पे 11 आ रहा है। कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को चेंज कर दूँ तो मेरा उत्तर कितना आता है, मेरा उत्तर बन जाता है वो 27। तो हमें कुछ ऐसी रकम ढूंढनी है, तो मैं यहाँ से ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से ही करना ईजी रहेगा। क्यों, मुझे यहाँ पे आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ऑप्शन आपका क्या है। मैं 47 को यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, 47 लेता हूँ। क्यों, इन दोनों का सम कितना है 11 ही बन रहा है, बाकी सब में 11 ही दिया है। अब इसको इंटरचेंज करने पर क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, देखो बोल रहा है कि यदि अंक को बदल दिया जाए तो डिफरेंस कितना बन जाता है 27 का। तो मैं अंक को बदल देता हूँ, जहाँ 47 था वहाँ मैं क्या कर देता हूँ 74। अब 47 को इसमें से माइनस कर देता हूँ, देखता हूँ क्या वो सही बन रहा है।
कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए करके। तो कितना उसमें से मैं 47 माइनस कर रहा हूँ, तो 14 में से 7 काटा, 7 बाकी, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 काटा 2। देखिए ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। आपको ऐसे सवालों में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से ही सिलेक्ट कीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। वरना आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ करने से अच्छा आप सीधा ऑप्शन से ही सिलेक्ट कीजिए, ये ऑप्शन से बड़ी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कह रहा है अगले सवाल में 25%, 20% और 10% के बट्टों के समुद्र एक अकेला बट्टा कितना, मतलब कह रहा है कि डिस्काउंट मिला है कितना, 25% का, 20% का और 10% का एक साथ। ठीक है, बताइए कि अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो मेरा डिस्काउंट एक्चुअल में है कितना। ठीक है, पहला बोला उसने 25% का एक डिस्काउंट मिला है, फिर उस व्यक्ति को मिला कितना, 20% का एक डिस्काउंट मिला, फिर उसी व्यक्ति को 10% का अलग से डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट मिला टोटल। तो आपको डिस्काउंट का ये फॉर्मूला नॉर्मल आपको पता होगा कि हम जब भी ऐसे सवाल करते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस ऑफ a इंटू बी अपॉन 100। आप 3 का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 2 के साथ चल रहा हूँ। जब भी a b मिला हो, कोई भी a b मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको a मान ले रहा हूँ, a b मान ले रहा हूँ। फिलहाल 2 से हम इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितना है 25, b की वैल्यू कितनी है 20, माइनस a की वैल्यू है 25 इंटू 20 अपॉन 100 कर देते हैं। कटिंग कर दीजिए, ये गया 1 पर, ये गया 4 पर, ये गया 1 पर, ये गया 5 पर, कितना बन गया 45 माइनस 5, ये बन गया 40%। यहाँ तक तो आ गया कितना अपना 40%। ठीक है, अभी हमें 10 का भी निकालना है, तो आइए आगे कर देते हैं। अब इसको मान लेता हूँ 40% को a और 10% को कितना मान लेता हूँ b। चलिए आगे निकालते हैं। तो a है 40%, क्योंकि मुझे 10 का भी निकालना है ना, तो इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकाल के मैंने क्या किया, आगे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास आ गया a मान लेते हैं 40 प्लस 10 माइनस ऑफ 40 इंटू 10 अपॉन 100। कटिंग कर दीजिए, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 50 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 46%। ठीक है, तो इसका मतलब इन सबका प्रतिशत मिला के डिस्काउंट एक्चुअल में मिला कितना है 46% का, उसको डिस्काउंट मिला है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में क्या मिला है, बोला है 0.16 इंटू 0.16 ब्रैकेट क्लोज बोला है, फिर इसको डिवाइड किया गया है किससे 0.8 से। बताइए इसका उत्तर क्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल इसको हम लोग पहले क्या करते हैं पॉइंट्स खोल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 16/100 गुना 16/100। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है 8/10। ठीक है, 0.8 8/10 होता है, लेकिन डिवाइड से मल्टीप्लाई जाने में क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ 10/8। जो करता है आप कटिंग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 8 1 पर गया, 16 2 पर गया, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 16 दूना 32। नीचे कितना आ गया 1 2 3 3 0 मतलब 1000। 32/1000 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 0 3 2 पॉइंट इधर लगाइए 0 उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया 0.032 इसका उत्तर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। ब्रैकेट में जो मिला था, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो ज़्यादा मेरे लिए टफ हो जाता। मैंने क्या किया सबको ही एक साथ ले आया और कटिंग करके उत्तर निकाल दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बोला है पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा है। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। कंटेनर में कुल कितना पानी आ सकता है, कंटेनर की कुल क्षमता क्या होगी। ठीक है, पहले बोला है कंटेनर कितना भरा हुआ है 3/5 भरा हुआ है। यदि वह 3/5 भरा है तो किसी न किसी का तो भरा होगा। अगर मैं मानूं कि टोटल कैपेसिटी, मान लेते हैं कैपेसिटी कितनी है इसकी, टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मान लेते हैं कि x है। ठीक है, अगर 3/5 भरा है तो इसका मतलब यही होगा ना, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसकी टोटल कैपेसिटी है x। ठीक है, और कुछ ऐसे 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो मतलब x का 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। मैं यही तो लिखना चाहूँगा ना वहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, तो x का कितना भरा हुआ है 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, जो कि स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, फिर कह रहा है जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। x का 3/5 भरा हुआ था, लेकिन उसमें से क्या कर दिया 38 लीटर पानी को निकाल दिया बाहर। एल लगाने को रहने देता हूँ, एक्चुअल में एल जो है लीटर को डिनोट कर रहा है।
जब निकाला गया तो कितना रह गया पानी, अब रह गया 1/8, मतलब x का 1/8 हिस्सा रह गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पानी के कंटेनर में 3/5 भाग था, मतलब x का 3/5 भाग। जैसे ही 38 लीटर निकाला गया तो कितना बच गया, x का 1/8 भाग बच गया। हमें इस x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। चलिए पहले x क्या बन गया, यहाँ 3/5x, x को ले आते हैं इधर माइनस 1/8x, और इस 38 को ले जाते हैं उधर, तो 38। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे 40, 40 को 5 से किया 8, 8 दिया 24x, माइनस और 40 को 8 से किया 5, इधर आ गया 5x विच इज इक्वल टू 38। 24 में से 5 काटेंगे तो 19/40, यहाँ x लगा लीजिए, यहाँ 38। ठीक है, कटिंग कर दीजिए, 38 2 पर गया, 19 1 पर गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 40 को उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 × 40, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 80 लीटर। ठीक है, इसका मतलब इस कंटेनर में टोटल पानी कितना आ सकता था, 80 लीटर आ सकता था, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 80 लीटर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसने बोला 3/5 भरा हुआ, तो हमने क्या x का 3/5 भरा होगा। 38 लीटर जैसे ही निकाला तो x का 1/8 हिस्सा रह गया। तो हमने क्या किया, x वाली टर्म को एक तरफ ले आए, नॉर्मल टर्म को एक तरफ ले गए। उसके बाद जब सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 लीटर। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट गिवन कंटेनर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है a और b की गति का अनुपात 3:5 है। यदि एक निश्चित दूरी तय करके 24 मिनट अधिक लेता है तो उसी दूरी को तय करने में कितना लगेगा, मिनट पर मिनट। बोला कि की गति का अनुपात कितना है, यदि a है b है, a और b की गति का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। तो मैं इसे मान लेता हूँ 3x और इसे मान लेता हूँ 5x। ठीक है, बोला है कि a निश्चित दूरी तय करने में b से 24 मिनट अधिक लेता है, मतलब जो a है ना वो 24 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। अगर एक रेस है तो क्या करता है, b तो पहले पहुंच जाता है, लेकिन a को अगर b को t टाइम लगता है तो उसको कितना टाइम लगता है, a को t + 24 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं इस अप्रोच से आपको नहीं कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा, आपको एक जनरल चीज़ें पता होंगी क्या, कि स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। ये आपने रिलेशन किया होगा। जब भी आप देखते हो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे समय क्या लगता है, कम लगता है। आप बाइक पे जा रहे हो, यदि आप स्पीड बढ़ा दोगे तो आपका समय कम लगेगा। तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये रिलेशन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये स्पीड है, ये दोनों के दोनों क्या है, स्पीड के ही रेशो मिले हैं ना, तो टाइम के रेशो क्या होंगे, तो टाइम के रेशो इसके इन्वर्सली होंगे। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा टाइम 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x। अगर a को स्पीड लग रहा था, a का स्पीड 3x था तो टाइम, और b का स्पीड 5x था तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका 5x इसका 3x, क्योंकि इन्वर्सली रेशो इनका प्रोपोर्शनल होता है। रेशो क्या होता है, इनका इन्वर्स होता है, आपस में इनका जो आपस में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। अब देखिए उसने बोला कि इसको 24 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का गैप कितना है, 2x का। यही 2x तो 24 मिनट के बराबर मिला है ना, यही 2x क्या है, 24 मिनट के बराबर मिला है। तो 1x की वैल्यू क्या होगी, 24/2 मतलब 12 मिनट। ठीक है, ये x की वैल्यू 12 मिनट है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है a की रफ्तार क्या रही होगी। तो अगर 12 मिनट एक x की वैल्यू है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 × 12। क्यों, क्योंकि 3x मिला हुआ है यहाँ पे, तो कितना आ गया 36 मिनट। मतलब वो व्यक्ति जो A है वो 36 मिनट में पूरे रेस को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, यदि वह समय ले रहा है 24 मिनट ज़्यादा किससे, B से। आई होप आप लोग को समझ आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसे मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था, लेकिन ये मेथड ऐसे सॉल्व के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए मैंने ये मेथड चूज़ किया है। वरना आप समय और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले बहुत सारे फॉर्मूले उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 7। तो मुझे बताइए x³ + 1/x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है। ये किसका सवाल है, अलजेब्रा का सवाल है। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते होंगे क्या, a³ - 3a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। x³ + 1/x³ का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। a क्या है हमारा, 7 का कर दीजिए, क्यूब -3 × a कितना है 7। 7 का क्यूब करेंगे 7 7 49, 49 गुना 7 कितना आ गया 343, 343 - 21
माइनस कर दीजिए 21, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, यहाँ आ गया 3, उत्तर आ गया 322। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। यदि आपको ये बेसिक फॉर्मूले नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये भी कर सकते हैं। अलजेब्रा के जो मैंने बेसिक जितनी भी इसकी बनती हैं क्वांटिटीज वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ बोला है 25, 35 और 70 का HCF यानी महत्तम संप्रवर्तक या LCM और LCM जिसे आप बोलते हो लघुत्तम संप्रवर्तक का अनुपात क्या होगा। मिला है हमें 25, 35 और 70। हमसे पूछा है कि बताइए LCM, हमसे पूछा है HCF और LCM का रेशियो क्या होगा, ये बताइए। तो चलिए पहले LCM निकालते हैं। LCM किसी मेथड से निकाल लेते हैं। मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ लिखिए 25, 35 और 70। पहले 2 के टेबल पे काट दीजिए 25, 35 कितना आ गया 35। अब काट दीजिए 5 के टेबल पे 5, 7 और 7। 5 के टेबल पे गया 1 पर, ये गया 7 और 7। 7 के टेबल में 1 पर, दोनों 1, 1 और 1 कितना आया 5 दूनी 10, 10 दूनी 50, 50 दिया 350। ठीक है, तो LCM आ गया आपका 350। अब निकालते हैं HCF। HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। 25 का जब मैं लिखता हूँ तो क्या बनेगा 5 गुना 5। 35 का मैं लिखता हूँ तो क्या बनता है 5 गुना 7। सिमिलरली जब मैं लिखता हूँ 70 का तो बनेगा 5 गुना 2 गुना 7। ठीक है, कॉमन क्या है सब में 5, तो मतलब HCF कितना आ गया 5। मुझे रेशियो निकालना है किसका HCF और LCM का। HCF कितना है 5 और LCM कितना है 350। ठीक है, कटिंग कर दीजिए, ये गया 1 पर, ये गया 70 पर, मतलब उत्तर कितना आ गया इसका 1:70 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक सा था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। LCM निकाला, HCF निकाला, दोनों का रेशियो निकाला, जो कटता था काट दिया, हमारा रेशियो आ गया 1:70 इसका उत्तर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला उसने एक व्यक्ति अपने भोजन पर के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे टोटल कितना छूट मिलता है। ठीक है, तो वही सवाल है फिर से। पहले वो कितना छूट प्राप्त कर रहा है 20%, फिर कितना प्राप्त कर रहा है 20%। बताइए टोटल कितना उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट का ही सवाल है। आई होप मैंने ये आपको करा रखा है, पहले ही एक सवाल आया था। दोबारा कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है a + b - a × b/100 का। a कितना है मान लीजिए 30, b कितना है अपना 20 - 30 गुना 20 बटा 100। इस 0 से 0 काटिए, 0 को 0 से काट दीजिए। 30 और 20 आ गया 50, इधर आ गया 6 दूना 3 दूना 2 6, तो आ गया 44%। ठीक है, तो टोटल उसको डिस्काउंट मिला होगा 44%। ठीक है, तो ये पहले भी इस तरह का सवाल किया था, अभी भी करा दिया, तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई। वस्तु का व्यय की गई राशि कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि है। मतलब कुल मिला के क्या बोला, यदि एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हो गई तो जो व्यक्ति है वो 30% कम चीज़ खरीद रहा है। ठीक है, 30% चीज़ें कम खरीद रहा है। मतलब कहने का क्या, यदि एक शर्ट की कीमत 100 रुपये से बढ़ गई तो आप उसको थोड़ा कम कर दोगे खरीदना। तो उसी तरह वो बता रहा है कीमत बढ़ी 36% तो घटाओ कितना हो गया 30% कमी आ गई। वस्तु में बता रहा है कि अब खर्च जो करेगा वो उसके अंदर कितना कमी या ज़्यादा आया है, बढ़ोतरी आई है, ये बताइए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है एक्सपेंडिचर, जिसको आप क्या कहते हो खर्चा बोलते हो, या आप इसे एक्सपेंडिचर लिखते हो। ठीक है, आप खर्चा भी लिख लेते हो। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपने पढ़ा होगा, ये होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितने रुपए की आप चीज़ खरीदते हो, कितनी खरीदते हो, वो आपका टोटल। मान लीजिए 10 रुपये की प्राइस है, आपने 100 चीज़ें खरीद ली, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना बना 1000 रुपये। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो बोला क्या उसने, सबसे पहले उस पर गौर करते हैं। कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। प्राइस पहले क्या था, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ प्राइस, और क्या लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी, और टोटल क्या बनता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, 36% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब क्या है, पहले कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो अब कितने की हो गई है 136 रुपये की हो गई है। ठीक है, और क्रय की मात्रा में 30% की कमी, मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई है, पहले 100 थी तो अब कितनी आ गई 70 हो गई।
आई होप आप इस चीज़ों को गौर कर रहे होंगे कि मैं 30% और 50% डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं, आपको पता है कि जब भी ऐसे सवाल होते हैं डायरेक्ट 100 ही लेना होता है। और 100 से 36% जाएंगे तो 136 बनेगा, 100 से 30% कम जाएंगे तो 70 बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया 10,000 रुपये। 136 और 70 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9520। ठीक है, 9520। तो देखिए पहले 10,000 रुपये खर्चा कर रहा था, अब वो खर्च कर रहा है कितना 9,520 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो उसके खर्चे में कितना कमी आ गया, अब ये हमें देखना है कितना कमी आया। 10,000 में से आप घटा दीजिए कितना 9520। जैसे ही आप 10,000 में से 9520 घटाएंगे तो 084,480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 480 रुपये निकाल लीजिए, कितना प्रतिशत है 10,000 का, निकाल लेते हैं। इन दोनों का गैप कितना आया 480 रुपये। प्रतिशत निकालना है तो जितना 480 कितने के ऊपर मुझे निकालना है 10,000 के ऊपर, गुणा 100 कर दीजिए, 0 से 0 का आंसर 100 मतलब 480/100 तो कितना आ गया 4.80% की क्या आ गई, कमी आ गई, डिक्रीजमेंट या कमी आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ा सामान कम खरीदा, इसका मतलब ये है। ठीक है, प्राइस 100 से 136 हुआ तो हमने 100 से 70 चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर पहले शुरू में होता था 10,000 रुपये, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो हमने सामान अब कितने का खरीदा 9520 का। कितना फर्क आया 480 रुपये का, किसके ऊपर आया 10,000 के ऊपर। परसेंटेज निकाल दीजिए 4.80% इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो हमें बोला है वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर दुकानदार को 32 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य, आइए बात करते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य कुछ नहीं, आप जिसे मार्केट प्राइस बोलते हो, एमपी बोल देते हो, या आप इसे बोलते हो मार्क प्राइस, मार्क या मार्केट प्राइस आप बोल देते हो। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है 400 रुपये, तो एमपी की वैल्यू मिल रखी है 400 रुपीज। ठीक है, कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। अगर 400 रुपये की कोई चीज है, मार्केट प्राइस कितना है 400 रुपये या मार्क प्राइस 400 रुपये है, उस पर 20% छूट देके बेचेगा ही ना वो, तो इसका मतलब 20% छूट देगा वो। अगर वो इसको 20% छूट देगा तो जो 20% निकालने के बाद बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, एसपी की तो बचेगा। मान लीजिए उस पर टैग लगा है 400 रुपये, उसने बोला कि आपको 20% डिस्काउंट करके देगा वो, तो इसका मतलब वो आपको बेच रहा है, इसका मतलब उसके लिए वो क्या हुआ एसपी हुआ। तो 400 का अगर मैं 20% रिमूव कर दूँ तो क्या बनेगा 40 का 20% बनेगा 80, 80 मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो 320 रुपये, मतलब एसपी कितना आ गया 320 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो एसपी कितना है 320, एमपी कितना है 400 रुपये, और वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो टोटल प्रॉफिट कमा रहा है कितना 32 रुपये। ठीक है, अगर वो 32 रुपये टोटल प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, सीपी इज इक्वल्स टू 320 में से अगर 32 माइनस कर दूँ तो उसका क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस 288। ठीक है, 288 रुपये, मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गया, खरीद मूल्य 288 रुपये। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत उसने लाभ कमाया। देख लेते हैं, 32 रुपये कमाया कितने के ऊपर 288 रुपये के ऊपर, गुना 100 कर दीजिए, जो करता है काट दीजिए, नहीं करता वो काट दीजिए। मैं 4 के टेबल पे काटता हूँ, ये 8 पर गया, 7 पर गया, 2 पर गया, ये 1 पर गया, ये 9 पर गया, तो बच गया 100/9%, जिसे आप क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो इसको 11 सही 1/9%, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 11 सही 1/9% भी आप इसे लिख सकते हो यदि आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट किया होगा तो। ठीक है, क्या था एमपी मिल रखा है कितना 400, बोला 20% डिस्काउंट किया, 400 से 20% निकाल के बेचा तो कितना बना 320 रुपये। बोला है कि 32 रुपये उसने कमाया था, कमाया होगा इसका मतलब 32 रुपये तो ज़्यादा बेचा होगा ना एसपी पे। तो अगर मैं एसपी से 32 रुपये घटा दूँ तो मेरा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य निकल जाएगा। दुकानदार ने उसे खरीदा कितना का होगा 288 रुपये का, माइनस करके होती। अब हमें पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और जब किया तो मेरा आ गया 100/9%, और जब इसको प्रतिशत में चेंज किया तो क्या बना 11 से ही 1/9% इसका उत्तर आ गया। इस सवाल में बोला है
माना एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि कॉन्ग्रेट है या सर्वांगसम जिसे आप बोलते हो, क्या वो पी आर के। एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड सेकंड ट्राइंगल इज क्या वो पी आर, क्या वो पी आर, ठीक है, क्या वो पी आर है। और उसने बोला है कि जो एरिया है ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कितना रेशियो आपस में, वो है 9/10 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं उसने, ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, भर लेते हैं। बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, भर लेते हैं। फिर उसने बोल रखा है ए सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, चलो ये भी भर लेते हैं। तो उसने बोला है कि बताइए कि क्या आर का मान क्या होगा, मतलब इसका हमें पता करना है कि क्या होगा मान। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो एरिया का होता है, क्या एरिया का जब भी हमें मिला होता है इस तरह का, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, मैं सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। एरिया का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 का रेशियो होता है स्क्वायर ऑफ किसके, साइड 1 साइड 2 के, ठीक है। तो एरिया क्या है, ये होता है स्क्वायर, यहाँ पे ये होता है। तो एरिया कितना मिला है, एरिया का रेशियो तो ये मिल रखा है 9/10, किसके बराबर होगा, जो साइड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, ए सी, और क्या हुआ तो यहाँ आ जाएगा ए सी अपॉन क्या हुआ, ठीक है, किसका स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ, यहाँ तो 9/10 था ही, ए सी की वैल्यू कितनी है 9, और क्या हुआ को मैंने क्या मान लिया x, इसका कर देते हैं स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बना, 9/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 × 9 अपॉन x इंटू एक्स, स्क्वायर को खोल देता हूँ, 9 से 9 काट दीजिए, यहाँ चला गया x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 9/10 नहीं 9/16 है, ठीक है, इसे 16 कर लीजिएगा, 9/16 है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 16, यहाँ 16 है, 9/10 नहीं है 16 है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा मैं, ये रूट चला जाएगा ऊपर, 9 × 16, x इक्वल्स टू 9 का फैक्टर क्या निकलेगा 3 और 16 का क्या निकलेगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 12, आंसर इस x की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, सिमिलरिटी का फॉर्मूला मैंने सिर्फ यूज किया है यहाँ पे और कुछ नहीं।